Assalamualaikum guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel again. In the previous video we learned about the timeline of the history of the English literature, and in this video we are going to learn about the genre of English literature. Okay, genre of literature के genre क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ genre. ओके, लिटरेचर के अंदर जिस तरह हम कहते हैं ना काइंड, किसी भी चीज़ की काइंड हो गई, किसी भी चीज़ की काइंड होती है, कितनी एग्जाम्स होती हैं, ठीक है. इसी तरह हम लिटरेचर में इसे genre बोलते हैं, ठीक है, genre ऑफ लिटरेचर. ठीक है, सबसे पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द genre ऑफ लिटरेचर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लिटरेचर, कि लिटरेचर क्या है. ठीक है. सो लिटरेचर क्या है. लिटरेचर एक बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है. हम किसी भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन में इसे सम अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है. फिर भी मैंने एक दो डेफिनेशन यहाँ लिखी हैं. लेट्स गेट स्टार्ट अवर लेसन. इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. लिटरेचर इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग. वो कहते हैं कि लिटरेचर एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, ठीक है. ये पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है. और टू गिव एस्थेटिक प्लेयर इट शोज़ अ पिक्चर ऑफ लाइफ, ठीक है. ये हमारे पास ऐसी पीस ऑफ राइटिंग है जो हमें एस्थेटिक यानी हमें पीसफुल, हमारे लिए कामफुल है, ठीक है, प्लेयर देती है हमें. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ लाइफ. ये हमारी लाइफ की पिक्चर है, ठीक है. फिर जो नेक्स्ट है वो है इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज इज़ इट्स मीडियम. लैंग्वेज को इसका मीडियम कहा गया है, ठीक है. अब लिटरेचर क्या है. लिटरेचर के अंदर हर चीज़ आ जाती है, ठीक है. हमारे पास लिटरेचर के अंदर एस्थेटिक प्लेयर देने के लिए लिटरेचर यूज़ होता है, ये रिटर्न वर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है. हमारे पास एक्सप्रेशन जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, ये सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास लिटरेचर के अंदर ये सब कुछ फॉल करता है, ठीक है. और एक आल्डस हक्सले एक राइटर था, इंग्लिश राइटर भी है और ये फेमस फ़िलोसोफ़र भी है. तो ये अपने इसकी डेफिनेशन देता है लिटरेचर की, दैट एवरी मैन्स मेमोरी इज़ हिज प्राइवेट लिटरेचर. अब क्या कहते हैं कि हर मैन की मेमोरी उसकी प्राइवेट लिटरेचर है. वाई ही से दिस लाइन, बिकॉज as I told you that literature is also the expression of our feelings and thoughts, ठीक है. इसीलिए वो कहता है कि हर इंसान की जो मेमोरी है उसका प्राइवेट लिटरेचर है, ठीक है. सो अब ये हो गई लिटरेचर. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेचर के जॉनरा की, ठीक है. लिटरेचर के जो हमारे पास आते हैं वो 3 जॉनरास आते हैं, ठीक है. पहला है पोइट्री, दूसरा है ड्रामा और तीसरा है नॉवल. तो इसमें से सबसे पहला जो हमारे पास है वो है पोइट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पोइट्री. पोइट्री क्या है. पोइट्री क्या है. पोइट्री एक तरह का यूज़ ऑफ रिदम है, ठीक है. हम पोइट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इवोक्स अ कॉन्सेंट्रेटेड इमेजिनेशंस, यानी क्या है कि हम इसके अंदर इमेजिनेशंस यूज़ करते हैं. एंड अवेयरनेस ऑफ इमोशंस की होते हैं, ठीक है, थ्रू आर लैंग्वेज अरेंज फॉर इट्स मीनिंग, साउंड्स एंड रिदम, ठीक है. अब पोइट्री क्या है. पोइट्री भी हमारे पास एक जॉनर ऑफ लिटरेचर है जिसके जो बेस्ड होती हैं हमारी इमेजिनेशंस पे, हमारे इमोशंस पे. यानी जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को और अपनी इमेजिनेशन को रिटन फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास पोइट्री है. लेकिन वो हमारे पास पोइट्री कहलाती है, ठीक है. लेकिन पोइट्री कुछ इस तरह तो हम कोई आम लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं ना. तो फिर पोइट्री और सादा कोई भी नसर हो गई या कोई भी वर्ड लिखा हुआ होगा, उसमें और पोइट्री में क्या फ़र्क होगा. उसमें और पोइट्री में यही फ़र्क है, जो पोइट्री है ना उसके अंदर हम अपने इमेजिनेशन, हमारी जो थॉट्स हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन बाय यूजिंग डिफरेंट मेटेरिकल राइटिंग, ठीक है, मीटर का यूज़ करते हुए. इसके अंदर हम डिफरेंट मीटर्स यूज़ करते हैं. अब ये मीटर क्या होता है. लिटरेचर के अंदर ना कुछ, यानी जब हम पोइट्री लिखते हैं तो कुछ मीटर यूज़ किए जाते हैं. यानी कुछ होते हैं आइम्बिक पेंटामीटर, सिलेबल के हिसाब से वो किए होते हैं. तो ठीक है, तो इसके अंदर हम मीटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं. हम इसके लास्ट पे जब पोइट्री लिखते हैं तो हम रिदम का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक ख़ास किसी भी चीज़ का रिदम बनता जाता है, ठीक है. तो ये फ़र्क होता है हमारे पास पोइट्री में और किसी भी आम वर्क में, ठीक है. और पोइट्री में हमारे पास हमारी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है, ठीक है. और जिस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा फेमस, हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो एजेस है वो अपने राइटर्स की वजह से मशहूर है. जिस तरह मैंने आपको रोमांटिक इरा बताई थी, जो लिरिकल बैलेट के जो पब्लिकेशन के साथ जो रोमांटिक इरा स्टार्ट होती है, तो जो लिरिकल बैलेट था वो एक पोइम्स की कलेक्शन थी जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की पोइट्री यूज़ की गई थी. और जो पोइट्री है ना वो उनकी इमेजिनेशंस पे ही बेस्ड है, ठीक है. तो वो पोइट्री की एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है. और इसी तरह ये जो वर्ड्सवर्थ जिसका मैंने अभी आपको बताया, वर्ड्सवर्थ जो एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक इरा का फेमस राइटर है, वो पोइट्री के हमारे पास डेफिनेशन देता है. वो कहता है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. वो पोइट्री को स्पॉन्टेनियस यानी
लगातार आने वाला ओवरफ्लो फीलिंग्स का कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि पोइट्री ऐसी चीज़ है जो लगातार हमारे पास फीलिंग्स आती जाती हैं और फिर जब हम उनसे एक्सप्रेस करते हैं ना, ये लगातार ओवरफ्लो है हमारे पास फीलिंग्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन देता है पोइट्री की। सो नेक्स्ट हमारे पास जो जोनरा है वो है ड्रामा। ड्रामा भी बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। हर जो जोनरा है ये इस तरह नहीं है लिटरेचर में कि कोई एक एज के अंदर तीनों जोनरा बहुत ज़्यादा फेमस हों, इस तरह भी नहीं है। और इस तरह भी नहीं है कि हर जो एज है ना वो किसी ना किसी लिटरेचर के जोनरा की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। जिस तरह जो पोइट्री की इरा थी ना वो रोमांटिक यानी रोमांटिक एज का मतलब कोई आम वैसा रोमांस नहीं है। रोमांटिक एज का मतलब यहाँ है कि लव ऑफ नेचर यानी नेचर के साथ उनका मोहब्बत थी, इसलिए इन्हें रोमांटिक एज कहा जाता था, जो पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसी तरह जो ड्रामा है हमारे पास, ड्रामे की जो रेनेसांस है, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इरा है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, वो अपने ड्रामे के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। तो ये एज अपने ड्रामे के लिए मशहूर थी। और जो ड्रामे के सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो ड्रामा ओरिजिनेट हुआ था ना वो हुआ था ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक लिटरेचर से ड्रामा ग्रीक से स्टार्ट हुआ था, ग्रीक इसका ओरिजिन है, ठीक है। ग्रीक से स्टार्ट हुआ था और ये द वर्ड ड्रामा जो है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब है एक्शन, कोई भी करके दिखाना यानी कोई प्रैक्टिकल वर्क होना, ठीक है। अब जो ग्रीक के अंदर जो ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना इन द 5th सेंचुरी के अंदर ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले जो ड्रामा परफॉर्म करवाया गया था वो डायोनिसिस थिएटर, डायोनिसिस यानी मुख्तलिफ थिएटर बने थे उनके अंदर, तो वो डायोनिसिस थिएटर के अंदर परफॉर्म करवाया गया था 15th सेंचुरी में, ठीक है। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। सो हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ड्रामा होता क्या है। हमें बैकग्राउंड का तो पता लग गया कि ड्रामा किस वर्ड से लिया गया और कहाँ पहली दफ़ा परफॉर्म किया गया। तो इसका बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास तो हमने देख लिया। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, ड्रामा द स्टोरी इज़ टोल्ड इन डायलॉग्स यानी डायलॉग्स के थ्रू परफॉर्म्ड की जाती है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इन द थिएटर, ठीक है। ये 3 कीवर्ड्स हैं हमारे पास ड्रामे को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जो ड्रामे के अंदर जो स्टोरी होती है वो डायलॉग के थ्रू परफॉर्म की जाती है। जो डायलॉग्स होते हैं वो डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस थिएटर के अंदर, ठीक है। थिएटर के अंदर फ्रंट ऑफ द ऑडियंस परफॉर्मेशन डायलॉग को बोलना, ये सारा हमारे पास ड्रामे के अंदर आता है, ठीक है। और इसी तरह इसे ड्रामा कहते हैं जब कोई भी स्टोरी डायलॉग की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। अब जो फर्स्ट प्ले परफॉर्म किया गया था वो मैंने आपको बता दिया। अब ड्रामा भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, यानी ड्रामा कोई एक नहीं होते, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रामा होता है ट्रेजेडी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा होते हैं। एक होती है ट्रेजेडी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, कॉमेडी हो सकती है यानी एक हैप्पी मूड, ट्रेजाइड कॉमेडी जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी के मिक्स एलिमेंट या मेलो ड्रामा होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है ड्रामा, सबसे पहले राल्फ रोस्टर। तो निकोलस अडल्ट्स की राल्फ रोस्टर ये एक कॉमेडी थी जिसे फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है, ठीक है। और थॉमस सेक्विलस की गोरबटक और पोरक्स और फेरक्स, ठीक है। ये दोनों या तो इसे गोरबटक भी कहते हैं इसे, या फेरक्स और पोरक्स भी कह सकते हैं। ये एक ट्रेजेडी है इंग्लिश ड्रामा के अंदर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास शेक्सपियर की भी कॉमेडीज़ हैं, यानी हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गई, ठीक है। शेक्सपियर की भी, ये दोनों हैमलेट ओथेलो ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ हैं, ठीक है। शेक्सपियर ने कॉमेडीज़ भी लिखी थी बहुत ज़्यादा, क्रिस्टोफर मार्लो हो गया, इस तरह बहुत ज़्यादा ड्रामाटिस्ट आए हैं, ठीक है। वो हम फर्दर जब हम एज को डिस्कस करेंगे ना इंशाल्लाह हम जब डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है थर्ड एंड द लास्ट जोनरा विच इज़ नॉवल, ठीक है। नॉवल क्या है, नॉवल को देख लेते हैं। नॉवल की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ नैरेटिव वर्क, यानी नैरेटिव वर्क जिसमें नरेट की जाती है स्टोरी को, ऑफ प्रोज फिक्शन। अब प्रोज फिक्शन होता है कोई भी यानी रियल जो ना हो, ऐसी चीज़ जो रियल ना हो, दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ कंसिडरेबल लेंथ। अब जो हमारे पास इसके कीवर्ड्स आते हैं वो एक प्रोज फिक्शन है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और ये नैरेटिव फॉर्म के अंदर, यानी कोई ऐसा वर्क लिटरेचर के अंदर लिखा जाए जो रियलिटी बेस्ड ना हो, ठीक है, और इसकी ज़्यादा लेंथी भी ना हो, ठीक है, वो होता है हमारे पास नॉवल ज़्यादातर एक्सपीरियंस बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ नॉवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवल्स हैं, ठीक है। कुछ नॉवल ऐसे होते हैं कि जिसमें टेरर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी गोथिक एलिमेंट जिसे कहते हैं। कुछ नॉवल हिस्टोरिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ नॉवल हमारे पास रियलिस्टिक नॉवल होते हैं, ठीक है।
तो ये नॉवल है जो हमारे पास, जिसके अंदर ट्रू स्टोरी नहीं बताई जाती, नहीं होती, ठीक है, और ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं और इसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है। बाज़ कुछ नॉवल्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, जैसे एपिक नॉवल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉवल की डेफिनेशन है। और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये जो नॉवल है ना, ये 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, ठीक है। मैंने आपको लास्ट में बताया कि जब हमारे पास 18th सेंचुरी आई थी तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था नॉवल, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो है, डैनियल डेफो एक राइटर है, एक नॉवलिस्ट है फेमस। उसने वर्क लिखा था रॉबिन्सन क्रूसो। उसकी वर्क फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, यानी आफ्टर द 18th सेंचुरी के अंदर। और ये जो डैनियल डेफो है ये 18th सेंचुरी का राइटर है, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग भी 18th सेंचुरी से ही बिलोंग करता है। इसे फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी नॉवल के अंदर, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क भी है, जिस तरह इसका जोसेफ एंड्रयूज़ हो गया, पामिला हो गया, तो ये नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस था। इसे फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि नॉवल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कोई नॉवल सटारिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, रियलिस्टिक हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह पिक्रेस्क नॉवल होते हैं, एक बिल्डंग्सनुमान होते हैं, गोथिक नॉवल होते हैं, एपिस्ट्री नॉवल होते हैं। जो गोथिक नॉवल होते हैं वो होते हैं जिसमें कुछ हमारे पास टेरर, यानी कुछ थंडर, यानी कोई आपको खौफजदा कर देने वाली चीज़ें, एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। फिर एपिस्ट्री नॉवल वो होते हैं जिसमें लेटर की फॉर्म में नॉवल लिखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉनरा ऑफ लिटरेचर. I have tried my best to to explain it. So if you have any query, you can ask me, okay? Because अगर आपको ये जो तीनों योनरा है ये लर्न करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑल ओवर द इरास ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके। क्योंकि हर इरा किसी न किसी योनरा की वजह से फेमस है, और अगर आपको योनरा का पता होगा कि किसके अंदर कौन सा योनरा फॉल करता है और वो योनरा क्या है, यानी अगर कहीं पोइट्री है कहीं ड्रामा है, तो फिर ये इट विल बिकम easy for you to understand this era, okay? So this is enough for today. If you have any query you can ask me. Allah Hafiz.